स्टूडेंट्स का एक्सपोजर नहीं है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड बच्चे और बच्चियां हैं, अकेले काम करते हुए घबराते हैं, पैर कांपना शुरू हो जाते हैं, जबान कांपनी शुरू हो जाती है। एक्सपोजर नहीं है, बाहर निकलने का एक्सपोजर नहीं, क्योंकि हमने बच्चों को ट्रेन पता कैसे किया है? उंगली पकड़ पकड़ के, उंगली पकड़ पकड़ के, उंगली पकड़ पकड़। उंगली छोड़नी तो कभी हमने सीखी नहीं है बच्चे को। 22 साल की लड़की है, 20 साल की लड़की है, 5 साल का भाई उसके साथ भेजना जरूर है कि इसकी हिफाजत करेगा। और भाई उसकी तो बच्चे की अपनी हिफाजत कौन करेगा? मुझे बताएं, जो 5 साल का बच्चा है। देखें, ये जो जिंदगी है ना, ये बहुत आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है। ये फैसला आपने करना है कि आपने ज़िंदगी को आसान बनाना है या मुश्किल बनाना है। इसकी कुंजी जो है, चाबी, वो हमारे अपने हाथ में होती है। इसलिए इंसान अपनी नाकामी का और कामयाबी का बराह रास्त खुद जिम्मेदार होता है। बाकी जितने मर्जी ब्लेम गेम माँ बाप को दे दें, बहन भाइयों को दे दें, उस्तादों को दे दें, हुकूमत को दे दें, रियासत को दे दें, पाकिस्तान को दे दें, वो सारा अपने दिल को बहलाने का एक अंदाज़ है। बुनियादी नुक्ता ये है कि अगर मैंने आगे बढ़ना है तो मुझे अंदर से एक मोटिवेशन चाहिए आगे बढ़ने की। कोई आपको धक्का दे के आगे तो फेंक सकता है, लेकिन आगे बढ़ने की तरफ नहीं राग़िब कर सकता। उस्ताद आपको फैसिलिटेट कर सकता है, सहूलत दे सकता है, एजुकेट कर सकता है। माँ बाप आपको एजुकेट कर सकते हैं, सहूलत दे सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। आपके दोस्त अहबाब आपकी मदद कर सकते हैं। लेकिन बुनियादी कुंजी ये है कि आपने अपनी मंजिल खुद तलाश करनी है। आपको रहनुमाई मिल सकती है, आपको गाइडेंस मिल सकती है, लेकिन मंजिल जो है वो आपने खुद उसको अचीव करना है। इसलिए मेरे नज़दीक इंसान की कामयाबी और नाकामी में वो खुद बराह रास्त जिम्मेदार होता है। एक बात। दूसरी बात यह कि आज जहां हम रह रहे हैं, यहां बहुत से हमारे कैरियर चैलेंजेस हैं, बहुत से हमारे एजुकेशनल चैलेंजेस हैं, बहुत से हमारे पर्सनल चैलेंजेस हैं जो हमारी अपनी फैमिली से रिलेटेड हैं, दोस्तों से रिलेटेड हैं, सोसाइटी से रिलेटेड हैं। तो कई तरह के चैलेंजेस के अंदर हम बैठे, और ये दौर कंपटीशन का दौर है। जो जितना कंपीट करता है, मुकाबला करता है, उतने ही ज़्यादा वो अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है। कोई अगर ये समझे ना कि घर बैठ के उसको हर चीज़ मिल जाएगी, तो वो बहुत कम लोग होते हैं। हर लोग नहीं होते, हर फर्द नहीं होता। आपको मेहनत करनी है, आपको अपने लिए रास्ता बनाना है, आपको अपने लिए मौके तलाश करने हैं, आपने उनको पॉलिश करना है और आपने उससे अचीव करना है। यह आपके ऊपर है। तो एक चैलेंजिंग, एक डिमांडिंग किस्म की लाइफ है हमारी। अगर हम एक कैरियर ओरिएंटेड बनना चाहते हैं, अगर हम वाकई सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, हम बड़ा नाम पैदा करना चाहते हैं अपने प्रोफेशन के अंदर, अपने कैरियर के अंदर, अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं, तो आपको कदम कदम पे मुकाबला करना है। अपने आप के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ, अपने प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ कदम कदम पे आपका मुकाबला है। और मुकाबले में जीतता वो है जिसकी स्ट्रैटेजी सबसे बेहतर होती है। मुकाबले में जीतता वो है जो सबसे ज़्यादा मेहनत करता है। मुकाबले में जीतता वो है जिसके पास सबसे ज़्यादा लगन और शौक होता है। उसकी बुनियाद पे जीता जाता है ना, घर बैठ के तो नहीं जीता जाता। मैदान के अंदर अपने आप को परफॉर्म करना पड़ता है। तो ये समझिए, ये मैदान है जिसके अंदर अब आपको धक्का दे दिया गया है, आपको आप फेंक दिया गया है, आपने अपना कैरियर बनाना है, अपने आप को ग्रो करना है। दूसरी बात यह है, हमें बाज़ औक़ात अभी तक ये नहीं पता चलता कि हम अपनी लाइफ में करना क्या चाहते हैं। और ये सिर्फ आपके लेवल का मसला नहीं है। मैं क्योंकि पढ़ाता हूँ मास्टर्स के स्टूडेंट्स को, MA, MSc, BA, BSc, उनसे भी पूछूँ ना, इवन MPhil के स्टूडेंट्स, इवन PhD के स्टूडेंट्स, वो कहते हैं पता नहीं सर, बस हादसा है, हादसा जहां मर्जी ले जाए, पता नहीं क्या बन जाएंगे। जैसे जैसे कोई मौका मिलेगा वैसे वैसे करना शुरू कर देंगे। दिमाग में कोई प्लान नहीं है, दिमाग में कोई एक होमवर्क नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है कि क्या करना है। हादसा है, जहां ले जाए हम चलने के लिए तैयार हैं। और अगर कहीं रोड मैप है तो फिर इस बात का अंदाजा नहीं है कि इस रोड मैप के लिए क्या हमने अपने आप को तैयार करना है और कैसे तैयार करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्टूडेंट कहता है कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का जो प्रोसेस है वो नहीं पता।
ख्वाहिश है, लेकिन पता कैसे चलना है, किस रूट से चलना है, किस रास्ते से चलना है, क्या क्या स्टेप्स उसके हैं, ये नहीं पता। डॉक्टर बनना है तो क्या क्या स्टेप्स हैं, नहीं पता। अभी पिछले दिनों हमने यहां पे बच्चों से पूछा, जो बड़े बच्चों ने हाथ खड़े किए, मैट्रिक के स्टूडेंट थे, कि हम डॉक्टर बनना चाहते हैं। मैंने कहा अच्छा बताओ डॉक्टर की आखिरी डिग्री कौन सी है, कौन सी डिग्री में जाके आप डॉक्टर बनते हैं? नो वन नोज एस, किसी को नहीं पता था कि ये MBBS करना पड़ता है। लेकिन ख्वाहिश है डॉक्टर बनने की, ख्वाहिश है कि हम ये बनेंगे, लेकिन वो बनेंगे कैसे, क्या प्रोसेस है, क्या उसका प्रोटोकॉल है, उसका हमें अंदाजा नहीं है, क्योंकि हमने सीखा ही नहीं है, हमें बताया ही नहीं गया, ना माँ बाप की तरफ से, ना असातिज़ा की तरफ से, ना किसी और तरफ से, ना हमने खुद सीखा। फिर आप ये देखिए कि ये वो दुनिया नहीं है जब मैं तालिब इल्म था आपकी एज का। ये डिजिटल दुनिया की दुनिया है, जहां इंफॉर्मेशन आपकी जेब में पड़ी हुई है, आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। जो एंड्रॉइड इस्तेमाल करते हैं वो बस उसमें क्लिक करेंगे तो इंफॉर्मेशन का एक पूरा पैकेज निकल के सामने आ जाता है। ये वो दुनिया है। हम जिस दुनिया में थे वहां किताबें खोलनी पड़ती थी, एक लाइन पकड़ने के लिए कि कितना परसेंटेज है, उसको समझने के लिए पूरी पूरी किताबें देखनी पड़ती थी। यहां सिर्फ लिखें कि आपको ये परसेंटेज चाहिए, मिसाल के तौर पे फीमेल लिटरेसी कितना है पाकिस्तान का, अब इसके लिए मुझे किताब खोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं उसमें डालूंगा गूगल में कि पाकिस्तान लिटरेसी रेट, फीमेल लिटरेसी रेट, वो मेरे सामने आपको फिगर दे देगा। तो ये शॉर्टकट की दुनिया है, शॉर्ट स्पेल की दुनिया है, डिजिटलाइजेशन की दुनिया है, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी की दुनिया है। जो इसमें पीछे रह गया वो पीछे रह जाएगा। जिसको मशीन चलानी नहीं आती वो पीछे रह गया, जिसको कंप्यूटर चलाना नहीं आता पीछे रह गया, जिसको डिजिटलाइजेशन नहीं आती पीछे रह गया, जिसको उसके फंक्शन नहीं आते पीछे रह गया, चाहे आप जितने मर्जी आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट हो। लेकिन आप क्योंकि मशीन के साथ अपने आप को मेंटेन नहीं कर रहे ना, जिस तेजी से मशीन जा रही है उस तेजी से हम अपने आप को तैयार ही नहीं कर रहे। ऐसी ऐसी एडवांसमेंट्स आ रही हैं डिजिटलाइजेशन के अंदर, अकल दंग रह जाती है। लेकिन वो अकल को दंग नहीं रखना, उसको सीखना है अगर आपने आगे जाना है। ये GPT का जमाना है, अभी इससे ज्यादा और एडवांसमेंट आने वाली है। हर चीज को हमने डिजिटलाइजेशन के अंदर फीड कर दिया है। आपका BP कितना है, बटन दबाएं। आपका ब्लड प्रेशर क्या है, आपका शुगर लेवल क्या है, आपका हार्ट रेट क्या है, आपका ऑक्सीजन लेवल क्या है, ये सारी चीजें वो घड़ी के अंदर ही सारी चीजें डाल दी उन्होंने। अब आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, यू कैन चेक ईच एंड एवरीथिंग। बस इसके अंदर आप हर चीज को चेक करते हैं अपने मोबाइल के अंदर। तो इसके साथ आप कितने फेमिलियर हैं, कितनी आपकी दस्तरस है, कितनी आपकी पहचान है उस डिजिटलाइजेशन के साथ। फिर ये है कि एक गिला हमें ये होता है कि जी हमें कोई लिफ्ट नहीं कराता। अपने आप से गिला है, बहन भाइयों से गिला है, दोस्तों से गिला है, असातिज़ा से गिला है, माँ बाप से गिला है, रिश्तेदारों से गिला है, हमें कोई लिफ्ट नहीं कराता। मेरा सवाल यह है कि हम आपको लिफ्ट क्यों कराएं? कौन सी ऐसी खास बात है जिसकी वजह से आपको लिफ्ट कराई जाए? इसलिए कि आप खूबसूरत हैं, वो तो 2 दिन के बाद सारी खूबसूरती उतर जाएगी। इसलिए कि आपकी जेब में पैसा है, तो जब तक पैसा है तो मैं आपको लिफ्ट कराता रहूँगा। इसलिए कि आप बड़े मशहूर हैं, तो जब तक आपकी मशहूरी कायम है मैं आपके पीछे पीछे हूँ। लेकिन जैसे ही पैसा खत्म होगा, जैसे ही मशहूरी खत्म होगी, जैसी ही शोहरत खत्म होगी, जैसी आपकी जेब खाली होगी, आप मेरे लिए इररेलेवेंट हो गए। क्योंकि मैंने तो आपके साथ ताल्लुक ही इस बुनियाद पे बनाया था कि पैसे की बुनियाद पे, शोहरत की बुनियाद पे। आप देखिए ना कितने लोग बड़े बड़े शोहरत पे जाते हैं, जब उन पर जवाल पे आता है तो कोई पूछने वाला नहीं होता उनको, कोई उनको सुनता नहीं है, कोई उनको देखता नहीं है। तो हमें लोग लिफ्ट कराएं? इसलिए कि आप किसी के भाई हैं, आप किसी की बहन हैं, आप किसी के बेटे हैं, किसी की बेटी हैं। सर वहाँ पे भी जो है ना, जब आपका एटीट्यूड ठीक होगा ना तो माँ बाप खुश होते हैं, बहन भाई खुश होते हैं। अगर आपका एटीट्यूड वर्स्ट है ना तो माँ को भी वो रिश्ता बहुत बुरा लगता है बच्चे का। भाई अच्छा नहीं है ना तो बहन को भाई अच्छा नहीं लगता, भावे वो आपका सगा क्यों ना हो, क्योंकि उसका एटीट्यूड ठीक नहीं है, बिहेवियर ठीक नहीं है उसका। तो आप अपने आप को रेलिवेंट कैसे करते हैं? एक तरीका यह है कि आप मातम करें कि जी हमें कोई लिफ्ट नहीं कराता। एक यह कि इसको परखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें कि लोग आपको लिफ्ट क्यों नहीं कराते। इसलिए नहीं कराते कि आपके पास कुछ देने के लिए है ही कुछ नहीं। अब देना सिर्फ पैसा तो नहीं होता, देना तो आपका इल्म भी है,
देना तो आपकी मालूमात भी है। अगर आपके पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है तो मैं बार बार आपके पास आऊंगा। अगर आपके पास बहुत ज्यादा इल्म है तो मैं बार बार आपके साथ आके पूछूंगा, जैसे हम अपने क्लास मॉनिटर्स को पूछते हैं, क्लास के काबिल बच्चे से पूछते हैं, क्योंकि उसके पास देने के लिए कुछ है ना, तो इसलिए उसके पास जाते हैं ना। अगर आपका एटीट्यूड बहुत अच्छा है तो मैं बार बार आपके पास आके बैठूंगा, क्योंकि मैं उससे कंफर्ट हो जाता हूं। अगर आप बहुत सपोर्टिव हैं तो मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि आप मुझे सपोर्ट करते हैं। आप बहुत अच्छे इंटरटेनर हैं, हंसाते हैं, गप्पे मारते हैं, गॉसिपिंग करते हैं, तो मैं आपके पास आऊंगा फ्री टाइम में, ताकि मैं आपके साथ बैठ के ज़्यादा गॉसिप कर सकूं, ज़्यादा इंजॉय कर सकूं। आप मेरे साथ चलने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, तो मैं आपके पास आऊंगा जब मैं अकेला हूंगा कि यार मेरे साथ चलें। आप खेलने के लिए तैयार होते हैं तो मैं कहूँगा आइए मेरे साथ खेलिए, तो आप तैयार होंगे तो फिर मैं आपके पास आऊँगा। यानी आप कोई चीज़ होगा ना, पैकेज होगा आपके पास, जिसकी वजह से मैंने आपके पास आना है। आप केयर करते हैं, आप मेरे दर्द का ख्याल करते हैं, आप मेरी खुशी गमी में शरीक होते हैं, आप मुझे सपोर्ट करते हैं। आप जिस वक्त आते हैं तो मैं आपके बैठने से कंफर्ट हो जाता हूँ। अब इसमें पैसा कहीं नहीं है, याद रखिएगा, कोई पैसा नहीं निकाल रहे आप, लेकिन आपका एटीट्यूड है। तो जब तक आप अपने आप को लोगों में रेलिवेंट नहीं करेंगे तो मां भी अपने बच्चे को लिफ्ट नहीं कराती, बाप भी अपने बच्चे को लिफ्ट नहीं कराता। वो कहता निकम्मा है, नालायक है। होगी मोहब्बत, लेकिन वो उससे ज्यादा मोहब्बत करेगा जो लायक है, जो ज्यादा परफॉर्म कर रहा होगा। इंसानी फितरत है, ये कोई दुश्मनी या नफरत का खेल नहीं है। अगर आप मुझसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो मैं भी तो आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूं ना। ये गिव एंड टेक का खेल है। आप दे रहे हैं, मैं ले रहा हूं, मैं दे रहा हूं, आप ले रहे हैं, इसी बेसिस के ऊपर ये सर्कल चलेगा ना सर। तो अपनी जिंदगी में अपने आप को रेलिवेंट करें। फिर ये सॉफ्ट स्किल का जमाना है, ये डिग्री का जमाना नहीं रहा। अब दुनिया के अंदर डिग्री इररेलेवेंट होती जा रही है। जरूरी है, आपके पास होनी चाहिए, मैं उसको इंकार नहीं कर रहा, लेकिन सिर्फ डिग्री आपको नहीं बचा सकेगी। कागज का एक टुकड़ा जिसमें आपने लिखा हुआ है कि ये मैं पास हूं, फर्स्ट डिवीजन है, ए ग्रेड है, ए प्लस है, इतना मेरा सीपीजी है, इररेलेवेंट है। जब तक आपको हाथ से, मशीन से कुछ करना ना आता हो। मैं आपको कहूंगा आइए आप आके ये काम करके दिखाएं। अगर आप ये काम करके दिखाएंगे तो आपकी डिग्री मेरे लिए रेलिवेंट है। अगर आप ये काम करके नहीं दिखाएंगे तो आपकी ये डिग्री मेरे लिए इररेलेवेंट है। आप अच्छा बोल सकते हैं, अच्छा कम्युनिकेटर हैं, अच्छे अंदाज से बात कर सकते हैं, यहां खड़े होकर गुफ्तगू कर सकते हैं, तो आप मेरे लिए रेलिवेंट हैं। आप किसी चीज को अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन दे सकते हैं अच्छे तरीके से उर्दू में, तो आप मेरे लिए रेलिवेंट हैं। आप कंप्यूटर को चलाना जानते हैं तो मेरे लिए रेलिवेंट है। आप लिखना जानते हैं तो मेरे लिए रेलिवेंट है। आप तनाजात यानी कॉन्फ्लिक्ट को डील करना जानते हैं, अगर लड़ाई झगड़ा हो जाए तो सुलह करा सकते हैं सही तरीके से, तो आप मेरे लिए रेलिवेंट है। आप बार्गेन कर सकते हैं, जैसे हम दुकानदार से जाके बार्गेन करते हैं, 200 की चीज 50 की लेके आते हैं, उससे बहस करते हैं ना, तो इसी तरह मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप बार्गेन कर सकते हैं उन लोगों के साथ जिनके साथ मेरे बिजनेस इन्वॉल्व है, जिनके साथ मेरा कारोबार इन्वॉल्व है, जिनके साथ मेरी प्रोडक्शन इन्वॉल्व है, जिनके साथ मेरी रिलेशनशिप इन्वॉल्व है। तो यू आर ए गुड निगोशिएटर। आप अच्छी बहस कर सकते हैं, मेरे हक में बहस कर सकते हैं, तो आप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका सोशल नेट है, लोग आपको जानते हैं तो मुझे फायदा होगा। अगर लोग आपको बिल्कुल नहीं जानते तो मुझे तो नुकसान होगा। आप रिसोर्स को मोबिलाइज कर सकते हैं, बड़ी अच्छी बात है। अगर आप रिसोर्स को मोबिलाइज कर सकते हैं, आप टीम बिल्डिंग में काम कर सकते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। आप बहुत अच्छे वर्कर हैं, बहुत अच्छे प्रोफेशनल हैं, लेकिन जैसे ही हम आपको 5 लोगों के साथ बिठाते हैं आप आपस में उलझ जाते हैं, आप टीम के साथ काम ही नहीं करना चाहते। कुछ बंदा इंडिविजुअली बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन एज टीम परफॉर्म करने की सलाहियत नहीं रखता, उसको अंदाजा नहीं है वो कितना सपोर्टिव एलिमेंट है उसके अंदर, लोगों के साथ खड़ा होना चाहता है, सपोर्ट करना चाहता है। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग, चीजों को इवेल्युएट करना आता है, देखता है इसको चीजों को क्रिटिकली कि जो मैं कपड़ा खरीद रहा हूं कितना अच्छा है, कितना बुरा है, किस क्वालिटी का है, किस क्वालिटी का नहीं है। इसी तरह से मेरे काम के अंदर भी वो इतना ही क्रिटिकल होगा, देखेगा कि ये काम किस तरह से हो रहा है, वो क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ जाएगा, वो एनालिसिस करेगा कि कौन सी चीज बेहतर है, कौन सी चीज बेहतर नहीं है। ये वो आज की दुनिया की सॉफ्ट स्किल्स है। कंप्यूटर चलाना आता है, ये कैमरा चलाना आता है, कोई आपको अब असिस्टेंट नहीं मिलेगा,
ये भूल जाए असिस्टेंट की दुनिया नहीं रही। आप एक डिपार्टमेंटल स्टोर की हैसियत रखते हैं जहां एक ही दुकान पे हर चीज मिलती है। आपको कंप्यूटर भी चलाना आना चाहिए, आपको बोलना भी आना चाहिए, आपको लिखना भी आना चाहिए, आपको अपने एटीट्यूड एंड बिहेवियर को भी ठीक करना चाहिए। एक दुकानदार है ना, वो अच्छे तरीके से बात नहीं करता, कपड़ा उसके पास बहुत अच्छा है, आप दोबारा नहीं जाते उसके पास। आप कहते हैं भाड़ में जाए, क्वालिटी, बंदा ठीक नहीं है, बात बदतमीजी है, तो उसमें एटीट्यूड मैटर कर गया ना, क्वालिटी पीछे रहेगी। एक दुकानदार के पास एवरेज काम है लेकिन एटीट्यूड बहुत अच्छा है, आप बार बार उसके पास जाते हैं, अच्छे डील करता है, चाय पिलाता है, बोतल पिलाता है, पानी पिलाता है, बड़े इज्जत से पेश आता है, तो आप कहते हैं यार ये तो बड़ा अच्छा दुकानदार है, हमें इसके पास जाना चाहिए। तो ये जो सॉफ्ट स्किल्स हैं ये हमें कितनी आती हैं? हमारी बदकिस्मती ये है कि मेरे पास MSc MS BS के स्टूडेंट्स आते हैं, मैं उनसे कहता हूं खड़े होकर, लास्ट में एक बच्चे को खड़ा करता हूं कि अपना नाम बताओ, वो अपने आप को बताता है, किसी को नहीं पता चलता आगे बैठे हुए किसी को कि मेरा नाम क्या है, इसका, इस लड़की ने, जिसने लड़के ने बोला है इसका नाम क्या है। ये कॉन्फिडेंस ही नहीं है हमारे अंदर कि हम अपना नाम सही तरीके से बोल सके कि मेरा नाम सलमान आबिद है, ये हौसला ही नहीं है हमारे अंदर। लेकिन अभी हम आपको बाहर निकाले, ये कॉरिडोर के अंदर दिखाएं तो आपकी जो है ना वो ऐसी शानदार किस्म की गुफ्तगू हो रही होगी, वो लगे होंगे जनाब, लग ही नहीं रहा कि ये कॉन्फिडेंट लोग नहीं है, लग रहा है ये तो बड़े कॉन्फिडेंट लोग हैं, बड़े अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं, गॉसिपिंग कर रहे हैं। ये क्या वजह है कि जैसे ही हम एक फॉर्मल स्ट्रक्चर में आते हैं, क्लासरूम में किसी डेकोरम के अंदर, हमसे बोला नहीं जाता, हम घबरा जाते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस नहीं है। अब कोई कॉन्फिडेंस के टीके तो नहीं लगने आपको बाजार से लेके, कॉन्फिडेंस आएगा जब आप स्टेज पे आएंगे, कॉन्फिडेंस आएगा जब आप बोलेंगे, अच्छा लिखना तब आएगा जब आप अच्छा लिखेंगे, बार बार लिखेंगे, बार बार बोलेंगे, बार बार आके यहां प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी, तो उसमें परफेक्शन आती जाएगी। हमारे यहां स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती। शुरू के जो 8-10 अच्छे लोग होते हैं जो क्लासरूम में टीचर के फेवरेट होते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, बाकियों को नहीं मिलती। अच्छा, टीचर से पूछें, वो कहते हैं जी वो लोग दिलचस्पी नहीं लेते बैक बेंचर। तो आपको बिठाया किस लिए है? आपको तो यहां पे खड़ा इसलिए किया गया है कि आपने बैक बेंचर को मोटिवेट करना है, और बैक बेंचर को मोटिवेट करके उनके अंदर वो पैदा करना है कि वो खड़े होकर बोलना शुरू कर दें। अगर आप बैक बेंचर को मोटिवेट नहीं कर पा रहे तो आपकी सारी टीचिंग फेल होगी सर। आपने ये जो 8-10 लोगों को, शुरू के लोगों को मोटिवेट किया, ये तो पहले से मोटिवेटेड थे, आपने क्या कमाल किया? वो आपकी जगह जैद होता, बकर होता, आयशा होती, नादिया होती, वो जो भी टीचर होती, उसके लिए कोई मसला नहीं था, क्योंकि वो तो ऑलरेडी बोलने वाले लोग हैं। एक अच्छा टीचर वो होता है जो डरे हुए को, सहमे हुए को, जिसका कॉन्फिडेंस लेवल लो है, जो बात करने से हिचकिचाता है, घबराता है, जिसे अपनी नलायकी का लगता है कि मैं नलायक हूं, उसको आपने बिल्ड करना है सर, उसको खड़ा करना है। टीचर का रोल तो ये होता है। टीचर एक अच्छा कम्युनिकेटर होता है, तो वो अच्छा तरीके से लोगों को अट्रैक्ट करता है। तो इसलिए मैं स्टूडेंट्स को रिस्पॉन्सिबल नहीं कहता, स्टूडेंट्स होंगे अपनी जगह जिम्मेदार, लेकिन साथ साथ जो, मिसाल के तौर पे मैंने तो अभी टीचर की बात की है ना, मेरा जहां मैं ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूं वहां मेरा बॉस भी हो सकता है, वो भी 4 लोगों को लिफ्ट कराता है, बाकी 40 को पूछता तक नहीं है। घर के अंदर माँ बाप जो है, 2 बहन भाई जो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी सब सारी तवज्जो है, जो नहीं परफॉर्म कर रहे हैं उस पर तवज्जो नहीं देते। माँ बाप का भी अलमिया है। जो कमजोर होगा, जिसको सबसे ज्यादा मदद की जरूरत है, उसे आपकी ज्यादा मदद चाहिए ना सर, हम उस पर कम तवज्जो देते हैं। जैसे एक बच्चा अगर गलती से अनफॉर्चुनेटली डिसेबल हो जाए, तो माँ बाप जो माजूर बच्चे नहीं होते ना, उनके मुकाबले में उसको ज्यादा तवज्जो देते हैं जो माजूर होता है। उनको पता है कि इसको मेरी तवज्जो की ज्यादा जरूरत है। इसी तरीके से हम चीजों को बिल्ड करते हैं, और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं आपको बताऊं, आप 6 महीने अपना एटीट्यूड ठीक करें, और ये 6 महीने में ये जितनी मैंने आपको स्किल्स बताई हैं, इसमें से आप 4-5 स्किल्स जो हैं उस पर बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक अच्छा डॉक्टर क्लासरूम का अच्छा डॉक्टर है, लेकिन जब तक वो पेशेंट डील नहीं करेगा, जब तक वो ऑपरेशन नहीं करेगा, जब तक उसको डायग्नोस नहीं करेगा, उसको प्रैक्टिस नहीं आएगी। हम क्या कर रहे हैं? हम स्टूडेंट्स तैयार कर रहे हैं विदाउट प्रैक्टिस, विदाउट प्रैक्टिशनर। जैसे स्टूडेंट्स बाहर निकलता है, वो कहते हैं ये पढ़िए जी, बॉडी जरा इसको खोलें, हम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, क्योंकि हमें प्रैक्टिस नहीं है। हमारा एजुकेशनल सिस्टम जो है वो विदाउट प्रैक्टिस बेस करता है ना, असल प्रॉब्लम ये है।
अगर यही आपके जो तालीमी कैरियर है इसमें प्रैक्टिस भी हो तो ये बिल्कुल एक डिफरेंट तरीके से परफॉर्म करेगा। तो आप अब उसको तो मैं नहीं बदल सकता, एजुकेशन सिस्टम को ना आप बदल सकते हैं, वो तो स्टेट ने बदलने थे, बहुत सारे मामलात हुकूमतों ने बदलने थे, तालीमी इदारों ने बदलने थे, लेकिन हम खुद तो अपने आप को बदल सकते हैं ना। हम तो देखें ना कि इस वक्त दुनिया में दौड़ किस चीज की हो रही है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो ज्यादा एक्सेप्टेबल हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनकी मार्केट ज्यादा है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर नए ट्रेंड्स जनरेट हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक और बात बताता हूं, आप अपने मोहल्ले में किसी टेलर मास्टर के पास जाएं, खातून या मर्द, उसे कहें कपड़ा सी दें, वो एक अच्छा सा खूबसूरत सा आपका कपड़ा सीती है या सीता है, उसके मुकाबले में वो सादा सा सी देता है। उसके मुकाबले में एक और टेलर मास्टर है, खातून या मर्द, वो ऐसे डिज़ाइन अच्छे से खूबसूरत तरीके से बेहतरीन बना के पेश करता है या करती है, हम उसकी तरफ जाते हैं क्योंकि कपड़ों में डिज़ाइनिंग वो करता है। क्वालिटी दोनों की एक जैसी है, कपड़ा उसने भी अच्छा सिया है, कपड़ा उसने भी अच्छा सिया है, लेकिन उसने क्या किया, उसने पुराने ट्रेंड्स के ऊपर, इसने नए ट्रेंड्स के ऊपर कपड़े डिज़ाइन किए। तो जिसने नए ट्रेंड्स के ऊपर कपड़े डिज़ाइन किए उसकी मार्केट ज़्यादा है। तो हमें भी अपने नए ट्रेंड्स निकालने हैं, हमें भी तो अपने नए ट्रेंड्स बनाने हैं ना। वो ट्रेंड्स मैंने आपको बता दिया, वो सॉफ्ट स्किल्स हैं, आपको आती हैं तो आप आगे। अब ये नहीं आप कह सकती प्रोफेशनल लाइफ में आके जी मुझे लिखना नहीं आता, मुझे बोलना नहीं आता, मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आता, मुझे लोगों से बात करते हुए हिचकिचाहट महसूस होती है, मुझे शर्म आती है, मैं अकेले नहीं जा सकता, नहीं जा सकती, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। जब आप इतने उज़र पेश करेंगे तो मैं आपको बाहर का रास्ता दिखाऊंगा, अंदर का रास्ता नहीं दिखाऊंगा, कहूँगा बाहर। हमें नहीं चाहिए, हम आपकी उंगली पकड़ के आपको सिखाने के लिए यहाँ पैदा नहीं हुए। कौन सिखाता है उंगली पकड़ के? सिर्फ माँ बाप, बहुत ही खास दोस्त, कोई बहन भाई, बाकी तो ज्यादातर लोग, आप अगर उंगली पकड़कर रास्ते में चलना नहीं चाहते खुद से तो कोई लंबे अरसे के लिए आपकी उंगली नहीं पकड़ेगा, मैं आपको बताऊं, छोड़ देगा, वो कहेगा छोड़ो यार इसने कुछ नहीं करना। वो इसको टटोले अपने आप को, इसको टटोले। फिर आपको एक हेल्दी माइंड चाहिए, फ्रेश माइंड, दिमाग, सोच, बॉडी, जिसकी बुनियाद पे आप अच्छा परफॉर्म कर सकें। जैसे आप सेहतमंद होते हैं तो अच्छा परफॉर्म करते हैं, जब आप बीमार होते हैं तो आपको परफॉर्म करने का दिल नहीं करता, रेस्ट करने का दिल करता है। इसका मतलब है आपकी बॉडी जो है वो पूरी परफेक्ट नहीं है। तो अपने आप को कैसे आपने परफेक्ट करना है? छोटी उम्रों में हम 50,000 दुख अपनी जेब में लेके फिर रहे होते हैं, मातम कर रहे होते हैं, ठीक है, कोई गुर्बत का मातम है, कोई रिश्तों का मातम है, हर जगह पे मातम 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 मातम। चले ये भी जिंदगी गुजार लें मायूसी की, उससे क्या मिलेगा? आपको कोई कामयाबी तो नहीं मिलने वाली मायूसी के साथ। आपको एक फ्रेश माइंड चाहिए। अब फ्रेश माइंड कैसे आता है? उसके भी कोई टीके बाजार में नहीं मिलते। फ्रेश माइंड आता है अच्छा फूड खाते हो, प्रॉपर फूड, ये जंक फूड से बचते हो, अच्छा सोते हो, कम से कम 8 घंटे की नींद हो, अच्छा खेलते हो। हमने तो खेल बना लिया है वो अपना मोबाइल, ग्राउंड में जाके खेलना पसंद नहीं करते, या ग्राउंड की सहूलतें नहीं है हमारे पास, वॉक नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, छोटी उम्रों में ग्लासेस लगा के बैठे हुए हैं, ऐनकें लगा के बैठ गए हैं, नजरें खराब कर बैठे हैं। छोटी उम्र में आप मोटापा आपके ऊपर इतना हावी हो चुका है, पूरी बॉडी शेप आपने खराब कर दी है। आपके ऊपर जो है वो स्ट्रेस इतना ज्यादा है, आपने ऊपर बढ़ा लिया है कि हर वक्त जो है वो बैठे यहां पर है, सोच वहां पर है, क्योंकि आपका हेल्दी माइंड नहीं है। बॉडी में जब तक आप फिजिकली कुछ नहीं करते, ठीक है ना, बड़ा मसला पैदा हो जाता है। अभी एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो पैदल चलने के लिए तैयार नहीं होते, नजदीक जाना है उसके लिए भी पैदल जाने के लिए तैयार नहीं है, पैदल चलना नहीं चाहते हम, फिर कहते हैं कि हम फिट हो जाएंगे, नहीं फिट होंगे आप। तो आपको अपनी इसी पैकेज के अंदर अपनी फिजिक को भी तो कंट्रोल करना है ना सर। अपनी तरक्की के अंदर अपनी फिजिक को भी तरक्की करनी है ना। फिजिकली फिट होंगे तो आप फिजिकली परफॉर्म कर सकेंगे ना, वरना थक जाएंगे, सांस आ जाएगा, सांस फूल जाएगा, गोडे रह जाएंगे, घुटने दर्द होने शुरू हो जाएंगे, सर में दर्द होना शुरू हो जाएगा छोटी उम्र में, क्योंकि आपका फूड पैटर्न, आपका सोना, आपका खेलना, आपका कूदना, वो बिल्कुल अजीबोगरीब किस्म का आपने पाला हुआ है। इस पर कोई तवज्जो नहीं है, ना पेरेंट्स को, ना साथी को, ना किसी और को। जो बच्चा किताब पढ़ रहा है ना, बस ठीक है, पढ़ते रहे। पहले उसे ट्यूशन पढ़ाएंगे, फिर उसे स्कूल पढ़ाएंगे,
फिर एक मास्टर आ जाएगा, वो टीचर जो कुरान पढ़ाने वाला वो आ जाएगा, फिर उसको और पढ़ाएंगे। यानी कि उसको खेलने की बात करें तो चपेड़े पढ़ने छोड़ देंगे। वो टीवी देखना शुरू होगा तो उसको चपेड़े मारना शुरू कर देंगे, बैठ जाओ किताब पढ़ो। लाइफ क्या बगैर म्यूजिक के हो सकती है? लाइफ क्या बगैर फिल्म के, ड्रामे के हो सकती है? लाइफ क्या बगैर इंटरटेनमेंट के हो सकती है? लाइफ क्या बगैर फूड के हो सकती है? लाइफ क्या बगैर सोने के हो सकती है? लाइफ क्या बगैर दोस्तों के हो सकती है? कौन सी दुनिया में रहते हैं हम बच्चे को इतना पढ़ाकू बनाने की कोशिश करते हैं, बीमार हो जाता है। बैलेंस पैदा करें ना लाइफ में, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, उसमें बैलेंस पैदा करें। तो बैलेंसिंग हम पैदा नहीं करते। एक नंबर पॉलिटिक्स की दौड़ है। बच्चा अगर 92% नंबर लेगा तो ठीक है, दाखला हो गया। अगर उसके नंबर 86% आए और आगे दाखला नहीं हुआ तो उसको कहेंगे नलायक हो। वो 86% नंबर लेके कह रहा है मैं नलायक हूँ, माँ बाप कहते हैं तुम नलायक हो। हमारे ज़माने में 100 में से 33 आते थे तो लड्डू बांटना शुरू कर देते थे कि चलो पास हो गए, जान छुट्टी। अब 80-80, 85-85 नंबर लेके भी बच्चों को दाखला नहीं मिल रहा सर। और ऐसा अजीब व गरीब सिस्टम है, 100/100 नंबर आ रहे हैं। कभी हमने तारीख में नहीं सोचा था इस तरह का निज़ाम। 1100 में से 1100 नंबर आने शुरू हो गए बच्चों के। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी का लास्ट ईयर में 1100 प्लस 1100 नंबर। किसको दाखला नहीं सर? क्या मेरिट बनाए हम, बताएं मुझे। क्योंकि हमने एक नंबर पॉलिटिक्स ऐसी लगा दी है भाई, अगर बच्चा 66% नंबर भी लेना मेरे लिए काबिल एहतराम है सर, कोई फर्क नहीं पड़ता। हर बच्चे ने जाके 100/100 नंबर नहीं लेने होते। आप बच्चे के नंबर्स को रिस्पेक्ट दें, उसके मुताबिक उसके कैरियर को चूज करें, उसके मुताबिक उसको आजाद करें नंबर पॉलिटिक्स से। मैं अपने भांजे भतीजों को कहता हूं यार इसमें नहीं सोचना तुमने कितने परसेंटेज नंबर लेने हैं, बस अपनी तरफ से जितनी मेहनत कर सकते हो करो। और जब वो पास हो जाते हैं तो मैं अपने भाइयों बहनों को कहता हूं कि खुदा का नाम है किसी बच्चे को नंबर के ऊपर ताना मत देना, ये बच्चा रह जाएगा नीचे, डाउन चला जाएगा, भाड़ में जाए। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी अगर वहां दाखिला नहीं मिलता तो जाइए किसी और कॉलेज में दाखिला ले लें। इसको अना का मसला ना बनाए। आप कहना मैंने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया हूं, और एक बच्चा गया मैं गवर्नमेंट साइंस कॉलेज इबादत रोड से पढ़ के आया हूं, मुझे तो सर उसका एक्शन चाहिए। वो एक्शन चाहे गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी बना दे तो बहुत बेहतर है, वो यहां से बन जाए टाउनशिप कॉलेज से तो मुझे कोई इतराज नहीं है। मुझे क्या करना है उसके उस टाइम के ऊपर उसने कहां से पढ़ा कहां से नहीं पढ़ा। मैं तो आपके एक्शन को देखना चाहता हूं कि आप बोलते लिखते कर कैसे काम करते हैं। वो जितना अच्छा काम करेंगे उतना ज्यादा मैं आपके साथ खुश होऊंगा। ये दुनिया एवरेज लोगों की है, ये बहुत दुनिया को बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा टैलेंटेड लोगों की नहीं है। आप देखिए ना छोटे छोटे नौजवान बच्चे जो हैं मोटरसाइकिलों की वर्कशॉपों पे बैठ के पूरी पूरी मोटरसाइकिल खोलते हैं और जोड़ते हैं बगैर डिग्री के, गाड़ियां खोलते हैं। उनके पास कौन सी डिग्री है, कौन सी उन्होंने वहां पे यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की है? मार खाई है वहां पे बैठ के, तो खोलनी आती है। यहां से हम एक टॉप क्लास इंजीनियर भेजते हैं, उसको पता नहीं चलता कि कौन सा स्क्रू पकड़ना है कौन सा नहीं पकड़ना, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस नहीं है। तो अपने आप को प्रैक्टिस के अंदर लेके आए, अपने आप को प्रैक्टिकल लेके आने की कोशिश करें, अपने आप को मार्केट डिमांड के साथ जोड़ने की कोशिश करें, अपने आप को लाइफ की वो टॉप स्किल्स जो है उसको समझने की कोशिश करें कि जो टॉप स्किल्स आपको आगे लेके जा सकती हैं। तो ये सब चीजें आपके पास हैं। आज का बच्चा उस्ताद से भी 2 कदम आगे है, क्योंकि उसका उस्ताद के पास डिजिटलाइजेशन वो एटीट्यूड नहीं है जो बच्चों का एटीट्यूड है। हमारे भांजे भतीजे बच्चे जो है वो डिजिटलाइजेशन में हमसे कई गुना आगे खड़े हुए हैं सर। हमारा एप्टीट्यूड वो नहीं है, हम तो हाथ से लिखने वाले लोग थे, अब हमें मशीन चलानी पड़ रही है तो एक अजाब पड़ रहा है। बच्चे तो वो मशीन के बगैर काम ही नहीं करते, वो तो कंप्यूटर के बगैर काम नहीं करेंगे, उनका तो माइंडसेट वो बना हुआ है। तो इसलिए आपके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, आप ज्यादा एक्सप्लोर करें चीजों को। सिर्फ क्यों? शर्त यह है कि आपका टारगेट बड़ा वाज़ेह होना चाहिए, डेस्टिनेशन आपका वाज़ेह होना चाहिए। ये पॉइंट पे जहां पे आप खड़े हैं, यहां पे आप खड़े हैं, यहां आपने जाना है, ये जहां जाना है ये वाज़ेह होना चाहिए। और जब ये वाज़ेह है तो रास्ते में क्या है? प्रोसेस, आगे बढ़ने का रास्ता, कैसे ट्रैक के ऊपर चढ़ना है, किस ट्रैक के ऊपर चढ़ना है। यहां पर आना इकबाल टाउन में तो कौन सा रास्ता इख्तियार करेंगे कि इलामा इकबाल टाउन पहुंचेंगे? ऐसा रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे कि भाटी चौक पहुंच जाए। प्रोसेस आपको बताएगा, वो जो मैंने कहा ना रोड मैप, ये डिटरमिन करेगा ना आपका। लेकिन ये वाज़ेह होगा तो बात चलेगी ना, ये वाला डेस्टिनेशन जहां पहुंचना है। अब अगर डेस्टिनेशन वाज़ेह नहीं है तो फिर एक्सीडेंटल लाइफ है, हादसाती लाइफ है, जहां मर्जी ले जाए।
यहां कोई मौका मिलेगा यहां खड़ा हो जाऊंगा, यहां कोई चीज मिलेगी यहां खड़ा हो जाऊंगा, यहां मिलेगी यहां खड़ा हो जाऊंगा, यहां मिलेगी कहां खड़ा हो, यहां नहीं भी मिलेगी फिर आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर दूंगा, आगे देखना शुरू कर दूंगा, क्योंकि मेरा डेस्टिनेशन कोई नहीं है, मंजिल कोई नहीं है, रास्ता मैंने कोई तय नहीं किया। तो ये चीजें हमें सोचनी चाहिए। और आप ज्यादातर क्योंकि फीमेल स्टूडेंट्स हैं यहां पर, तो फीमेल स्टूडेंट्स के पास तो और ज्यादा चैलेंजेस हैं। आपके लिए वो आसानियां नहीं है जो यहां पे लड़कों के लिए आसानियां हैं, लेकिन आपके पास एक अच्छी चीज है, हमारी सोसाइटी में, बाहर की दुनिया में फीमेल अपॉर्चुनिटीज डे बाय डे इंक्रीज हो रही हैं, बढ़ रही हैं। स्कॉलरशिप के कॉन्टेक्स्ट में, ट्रेनिंग्स के कॉन्टेक्स्ट में, प्रेफरेबली फीमेल स्टूडेंट्स, वो कहते हैं प्रेफरेबली फीमेल स्टूडेंट्स। अभी हम एक 70 स्टूडेंट्स का एक कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं कासिम अली शाह फाउंडेशन में अगले हफ्ते से, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का 3 माह का कोर्स। हफ्ते में 1 दिन आना है, 12 क्लासेस का सेशन है, 2 घंटे का, 24 आवर्स का जो पूरा पैकेज है। स्टूडेंट्स को इनवाइट कर रहे हैं। इस तरह की अपॉर्चुनिटी कहां मिलती है? फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं ले रहे बच्चों से। उसके बावजूद बच्चे अगर ना आना चाहें तो फिर क्या किया जा सकता है? इनवाइट कर रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, आए, अच्छा जी फलां जी क्या फर्क पड़ेगा, मैं क्या पता भाई, आप हर चीज पहले आएंगे तो पता चलेगा क्या फर्क पड़ेगा, बाहर से बैठ के आपको बताना शुरू कर दें कि क्या फर्क पड़ेगा। तो ये एटीट्यूड्स जो है ना, हमारा लर्निंग एटीट्यूड, वो अभी डेवलप करना पड़ेगा। जहां से भी कोई चीज मिलती है उसको सीखें सर। कंप्यूटर की दुनिया से अब देखिए ना, मिसाल के तौर पे कोई बंदा लैंग्वेज सीखना चाहता है, अंग्रेजी जबान सीखना चाहता है, नहीं है उसके पास ट्यूशन फीस अंग्रेजी जबान सीखने के लिए, नहीं है उसके पास अपॉर्चुनिटी किसी एकेडमी को ज्वाइन करने के लिए, जाइए इसी नेट पे जाइए, डिफरेंट कोर्सेज पड़े हुए हैं सर, ऑनलाइन कोर्सेज, मुफ्त, फ्री ऑफ कॉस्ट टीचर्स आर अवेलेबल। कासिम अली शाह फाउंडेशन में लैंग्वेज कोर्स करवाता है, ये मुफ्त करवाता है बच्चों को, अंग्रेजी को कैसे समझना है। अंग्रेजी की टीचर्स आती हैं, बताती हैं कि कैसे अपने आप को अंग्रेजी को इंप्रूव करना है, ग्रामर को कैसे इंप्रूव करना है, एक्सेंट क्या होगा, किस तरह से बोला जाएगा, किस तरह से लिखा जाएगा, कैसे कैसे लिखने का स्टाइल क्या है। अपॉर्चुनिटीज तो बहुत है। अब अगर हम करना नहीं चाहते, क्योंकि हमने एक बना लिया है इम्तिहान पास करना है ताकि माँ बाप खुश हो जाएं, हम भी खुश हो जाएं, डिग्री हमारे हाथ में हो। अब देखिए ना, आपसे सीनियर कितने लोग हैं जो डिग्रियां लेके बाहर फिर रहे हैं, कोई लिफ्ट नहीं करा रहा, क्योंकि डिग्री के साथ स्किल नहीं है, स्किल के साथ एटीट्यूड नहीं है, एटीट्यूड के साथ बिहेवियर नहीं है। कोई आपको स्पेस देगा ना, उसको आपसे हमदर्दी नहीं है, उसको अपने काम से हमदर्दी है, उसको अपने प्रॉफिट से हमदर्दी है, उसको अपनी प्रोडक्शन से हमदर्दी है। हाँ, अगर उसके काम में, उसकी प्रोडक्शन में, उसके इंटरेस्ट में, उसके मुनाफे में आप कहीं बीच में कोई रोल प्ले कर सकते हैं तो यू आर अ रेलिवेंट पर्सन, और अगर आप नहीं कर सकते तो यू आर द इररेलेवेंट पर्सन फॉर मी। मैं क्यों आपको पैसे दूं महीने के? मैं तो, अब तो लोग रिजल्ट मांगते हैं ना। 1 महीना आपने हमारे लिए काम किया, बताइए क्या जनरेट किया हमारे लिए, क्या ऐसा फायदा आपने वैल्यू ऐड की है हमारे इदारे के लिए जिसकी बेसिस पे हम आपको आगे लेके चले। मिसाल के तौर पे आपने एक टीचर को सेलेक्ट किया है, 1 महीने से वो क्लास पढ़ा रहा है या पढ़ा रही है, अब जाइए जरा क्लास में इवैल्यूएट करें, इस टीचर के बारे में इवैल्यूएट करें ना, बच्चों से पूछे ना कि इस टीचर ने कैसे आपके साथ परफॉर्म किया। तो टीचर, अब बच्चे तो वो बच्चे रहे नहीं है कि वो जो उस्ताद को एक मुकद्दस समझते थे। 1 मिनट से पहले वो कपड़े उतार देते हैं टीचरों के, वो बता देते हैं जी टीचर ऐसा नहीं है, टीचर ने ये नहीं किया, टीचर ने वो नहीं किया, टीचर ने ये नहीं किया, ये उसको ज़्यादा लिफ्ट कराता है, मुझे नहीं कराती, मुझे बना, वे ताशा शिकायतें। अब ये नहीं मैं कह रहा वो 100% सच है, लेकिन इवैल्यूएट करना है आपने कि वो टीचर यहां खड़ा होकर इन स्टूडेंट्स को परफॉर्म कर रहा है तो मेरे लिए वैल्यू ऐड है। अगर वो यहां खड़ा होकर बच्चों को परफॉर्म नहीं कर रहा, चाहे वो कितना भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड क्यों ना हो, उसकी डिग्री एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों ना हो, मेरे इदारे के लिए उसकी कोई रेलेवेंसी नहीं है। मुझे तो वो चाहिए जहां स्टूडेंट्स मुतमईन हो टीचर से, टीचर मुतमईन हो स्टूडेंट से, ये रिलेशनशिप है, तो फिर तो चीज़ आगे चलेगी। मैं टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाता हूं, मुझे अंदाजा है अभी बहुत से टीचर्स ऐसे हैं जहां बहुत गैप है हमारे पास टीचर्स का। हमने टीचर्स को टीचर के कॉन्टेक्स्ट में तैयार ही नहीं किया। हाँ, हमने उसको स्पेशलिस्ट बनाया हुआ है सब्जेक्ट का, उसे मैथ का निकाले, कोई भी फार्मूला ले आए, वो टट 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 अपना बताएगा कि जी ये फार्मूला है, बहुत अच्छा बताएगा, कोई इसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उसको बाहर की दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता। टीचर जब तक बाहर की दुनिया से आशना नहीं है ना, तो वो आपको कुछ नहीं बता सकेगा। ये कि बाहर की दुनिया, प्रैक्टिकल लाइफ जो है,
उसके बारे में भी टीचर्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना। उसको पता होना चाहिए हालात हाजरा क्या है, उसको पता होना चाहिए डिग्री की वैल्यू क्या है, मार्केट्स क्या है इनकी, इनमें बाहर जॉब्स की क्या पोजीशन है। वो टीचर अगर उसके साथ मैच करेगा तो वो टीचर ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करेगा। यानी उसका करिकुलम, कंटेंट, उसका स्टाइल पढ़ाने का और साथ साथ उसका एक्सपोजर। हमारे बहुत से टीचरों का एक्सपोजर नहीं है। एक्सपोजर पैदा करना, जी एक्सपोजर पैदा करना है, स्टूडेंट्स का एक्सपोजर नहीं है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड बच्चे और बच्चियां हैं, अकेले काम करते हुए घबराते हैं, पैर कांपना शुरू हो जाते हैं, जबान कांपनी शुरू हो जाती है। एक्सपोजर नहीं है, बाहर निकलने का एक्सपोजर नहीं है, क्योंकि हमने बच्चों को ट्रेन पता कैसे किया है? उंगली पकड़ पकड़ के, उंगली पकड़ पकड़ के, उंगली पकड़ पकड़ के। उंगली छोड़नी तो कभी हमने सीखी नहीं है बच्चे के ऊपर। 22 साल की लड़की है, 20 साल की लड़की है, 5 साल का भाई उसके साथ भेजना जरूर है कि इसकी हिफाजत करेगा। और भाई उसकी तो बच्चे की अपनी हिफाजत कौन करेगा? मुझे बताएं, जो 5 साल का बच्चा है वो क्या हिफाजत करेगा 20 साल की लड़की की? लेकिन एक फियर है ना, हमने उस फियर से सोसाइटी में बच्ची को निकाला नहीं है कि भाई तुम खुद भी इंडिपेंडेंट जाओ। इसी शहर के अंदर लड़कियां सुबह निकलती है ना घर से बाहर, अकेली निकलती है ना, और अकेली जाके परफॉर्म करके शाम को घर सलामत आती है ना। और ऐसे भी हैं जिनकी उंगली पकड़ पकड़ के लेके जाते हैं, उंगली पकड़ पकड़ के लेके आते हैं। किसी दिन बाप बीमार हो जाए उंगली पकड़ने वाला, तो छुट्टी करा देते हैं बच्चों की। क्या तुम्हारे अब्बा की तबीयत ठीक नहीं है, कौन लेके जाएगा, कौन लेके आएगा? तो ये आजाद करें ना, लोगों को सोचने की आजादी दें, लोगों को बोलने की आजादी दें, लोगों को खड़े होने की आजादी दें। लोगों को जितना स्टेज आप देंगे ना, यहां पर लाके खड़ा करेंगे, उतना उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। मैं तो इस बात का हामी हूं, वहां से बच्चा उठाऊं, उसे कहूं वहां से खड़े होकर बहस नहीं करनी बेटा, यहां पे आके खड़े होकर बात करो, ताकि उसको वहां से चल के यहां तक आना पड़े। सर यहां खड़े होकर जब वो बात करेगा तो उसका लाउड, उसकी वॉइस, उसकी कॉन्फिडेंस, उसकी सेल्फ ग्रोइंग, वो यहां से बिल्ड होगी ना, वहां से नहीं बिल्ड हो सकती। उसको यहां लाना खड़ा होना पड़ेगा, चाहे वो 2 मिनट के लिए आए, 3 मिनट के लिए आए। आज 2 मिनट के लिए, कल 3 मिनट के लिए, परसों 10 मिनट के लिए, फिर 15 मिनट के लिए बोलेगा। सेशंस को वो कहीं यहां पे आके प्रेजेंट करें बच्चों के साथ। तो मेरी गुजारिश ये है कि मैं इसको वाइंड अप कर रहा हूं कि इस तरीके से बेटा आप लोगों ने अपने आप को परफॉर्म करना है, तो फिर आप अपने लिए कैरियर वाइज, पर्सनल लाइफ आप अपनी बेहतर बना सकते हैं। और अगर आपने एक ट्रेडिशनल बेसिस पे चलना है, रवायती बेसिस पे चलना है, डिग्री लेनी है, बस इम्तिहान पास करना है, तो कर लेंगे, कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। लेकिन अब उससे कोई आपकी ज़िंदगी में कोई बड़ी तब्दीली नहीं आ सकेगी। फिर आप एक एवरेज तालिब इल्म के तौर पर, एवरेज कैरियर के तौर पर रहेंगे। अगर आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करना है, तो फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करने के लिए अपने आप को भी तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाए ना। वो डिफरेंट के तरीके से बिहेव करेंगे तो आप डिफरेंट तरीके से अपने आप को परफॉर्म कर सकेंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेश्चन अगर आपके जहन में है तो फौरी तौर पे 1-2 सवाल कर सकते हैं। अब ये भी बड़ा मसला है, सवाल करते भी घबराते हैं। सबके जहनों में सवाल आते हैं, सबके दिमागों पे मैंने चोटें मारी हैं, सबके दिमागों पे मैंने हिलाया है। सवाल सबके जहनों में आएंगे लेकिन सवाल नहीं करेंगे, इसलिए कि वो हमने माहौल आज तक पैदा नहीं किया सवाल करने वाला। टीचर नाराज ना हो जाए, हाँ, टीचर नाराज ना हो जाए, माँ बाप नाराज ना हो जाए, बड़े भाई नाराज ना हो जाए, बड़ी बहन नाराज ना हो जाए। जब तक आप सवाल नहीं करेंगे आपकी दिल की तसल्ली नहीं होगी, दिमाग की तसल्ली नहीं होगी। तो मैं यहाँ नहीं कह रहा, लेकिन अपने अंदर सवाल पैदा करने की सलाहियत पैदा करें। जी प्लीज़ 1-2 बस करके फिर मैं इसको वाइंड अप करूँगा। जी सर, आपने वैसे भी किया कि बच्चों को जो है वो मशीन लर्निंग जो है वो सीखना, अगर वो मशीन लर्निंग में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे मोबाइल का यूजेज है, तो वो अपना जो मोस्टली टाइम है वो स्पेंड करते हैं मोबाइल यूजेज में। रात को अगर उन्हें अपनी स्टडी के लिए टाइम निकालना है तो वो फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे लगे होते हैं। ठीक है, हम उनको बता भी दें, लेकिन वो फिर भी उस चीज़ को जो है वो छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, मतलब उस तरफ आएंगे नहीं जिस तरह हम उनको लाना चाहते हैं। और ये एज ही ऐसी होती है कि आप बच्चे को सिखाते भी जाएं, जितना मर्जी भी समझा लें, वो सीख नहीं पाता। तो हम उनको कैसे इस चीज़ से देखिए, तमाशा जो है ना उसकी मुख्तसर मुद्दत होती है। तमाशे की मुद्दत मुख्तसर नहीं हो सकती, पर लंबी नहीं हो सकती। ये रोज़ तमाशा जो बच्चा बच्ची करते हैं ना, लंबे अरसे के लिए सस्टेनेबल नहीं है। 4 दिन के बाद बोर, 10 दिन के बाद बोर, 15 दिन के बाद बोर, 6 महीने के बाद बोर, 1 साल के बाद बोर हो गया। क्या रोज़ उठ के मैं ये कंप्यूटर पर गेमें खेलना शुरू कर देता हूँ। जो बात आपने की है बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात है। हमने बच्चों को बताना है कि टेक्नोलॉजी को कैसे पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में अपने लिए ट्रांसलेट करना है। ये टेक्नोलॉजी है, इसका नेगेटिव इस्तेमाल करेंगे तो नेगेटिव रिजल्ट देगी, पॉजिटिव करेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट देगी। इसके ऊपर हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है खुद भी
और बच्चों पे भी टाइम लगेगा, इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, फौरी तौर पे नहीं होगा। बच्चों को भी करना पड़ेगा कि हमें अब इसको पॉजिटिविटी के साथ कैसे इसको बिल्ड कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कई तरह की लर्निंग्स हैं जो यहाँ पे अवेलेबल हैं, अगर आप उसको करना चाहें तो अपने लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। शुरू में बच्चे यही कुछ करेंगे जो आप बता रहे हैं, लेकिन कितना लंबा करेंगे वो डिपेंड करता है हर बच्चे के एटीट्यूड के ऊपर और कितनी उसकी गाइडेंस है उसके ऊपर। जी आप कुछ और कह रहे थे तो होगी जी। लास्ट कोई कमेंट किसी का है तो मैं इसको वाइंड अप करूँ फिर, ठीक है। अब सवाल आप अपने आप से कीजिएगा, जवाब भी आप अपने आप को खुद ही दीजिएगा, क्योंकि आपने मुझसे सवाल करना नहीं है, तो इसलिए मैं इसको वाइंड अप कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। लेकिन मैं फिर आपसे ये कह रहा हूँ कि जो बातें मैंने की हैं, जाके शाम को थोड़ा सा सोचिए ज़रूर कि हमें ऐसा क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना है जिससे हम अपनी लाइफ को, अपने कैरियर को, अपनी पर्सनल मामलात को बेहतर बना सकते हैं। और जो आपको समझ आए वो अपने टीचरों के साथ बैठ के उसके साथ कोऑर्डिनेट करें, अपने पेरेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट करें और उसका कोई वे आउट निकालें, उसका कोई रेजोल्यूशन निकालें। अगर आप सोचते रहेंगे, रेजोल्यूशन नहीं निकालेंगे, तो इतना ज़्यादा सोचना भी नुकसानदेह होता है। कहते हैं ज़्यादा सोचने से मसाइल बढ़ते हैं, कम नहीं होते। ज़्यादा सोच के अगर आप उनको ट्रांसलेट कर लें तो फिर चीज़ें रिजॉल्व हो जाती हैं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच।